इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों पर चर्चा हुई है। बंगाल में अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। 2019 की तुलना में फोर्सेस बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी हिंसा बंगाल में हुई थी और इस बार यह फैसला लिया गया है कि वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी, क्योंकि कई जगह पर हिंसा की खबरें आई थी। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंसा की वजह से कई लोग घायल भी हुए थे। इसके चलते यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया। वैभव और विशाल इस समय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रुख करेंगे वैभव का। वैभव, बंगाल में स्थितियां पहले से हमने देखी हैं, लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की जानी बहुत जरूरी है। वैभव। हाँ बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग की यह बैठक जो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभावनाएं ये हैं कि शायद 17 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाए। आज जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और प्रेजेंटेशन दे रहे थे चुनावों को लेकर कि कैसे इस चुनाव में पूरी तरह से पारदर्शिता जो है वो बरकरार रखी जाए और इन चुनावों को सकुशलता से निपटाया जा सके, इसके चलते उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में इस बात का भी जिक्र किया, जैसा कि आपने कहा, कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और पिछले चुनाव में जो हिंसा की खबरें आई थी उसके मद्देनजर यहां पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पंजाब में भी अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती इस चुनाव में की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी इस प्रेजेंटेशन में इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे सभी राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने हैं, किन किन राज्यों में ज्यादा फोर्सेस की जरूरत है, कौन कौन से संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील राज्य और उनकी वो बूथ हैं जहां पर अधिक फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। पूरी तैयारियां जो हैं वो किस स्तर पर है, इसकी समीक्षा यहां पर की गई है। विशाल का भी यहां पर रुख कर लेते हैं। विशाल, कौन से अहम पॉइंट इसके साथ ही रहे हैं जिस पर फोकस जो है वो इस बैठक में किया गया है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले सुमित मैं आपको बता दूं कि जो 2 नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू जो हैं दोनों ने अपना कार्यभार संभाला है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में जो है आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो मंथन हुई। आपको बता दें, पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो 10 मार्च तक जो है वो तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। इस बार जो है आज ये अनाउंसमेंट होना था, लेकिन 2 जो चुनाव आयुक्त अभी जो रिक्तियां थी उन पर 2 नए चुनाव आयुक्त हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं देरी हुई है। हालांकि अब संभावना ये है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जो लोकसभा चुनाव की तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाए। पहले से ही देरी हो चुकी है और अब सभी को इंतजार यही है कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चुनाव आयोग है वो आने वाले लोकसभा चुनाव का। बिल्कुल विशाल और वैभव, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्रियों ने एक बार फिर चेतावनी दी है अपराधियों को, बदमाशों, और सीधे उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। उनके भविष्य को सुरक्षित करना हमारा काम है और इसके लिए प्रतिबद्धता से सरकार काम कर रही है। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हैं। दरअसल उनके माथे पर और नाक पर गहरी चोट आई है। आखिर उन्हें कैसे ये चोट लगी, इस पर संशय बरकरार है, लेकिन अगर डॉक्टर्स की माने तो कहा यह जा रहा है कि धक्का देने की वजह से उन्हें ये चोट आई है। हालांकि अब इसकी भी जांच शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मौजूदा समय में देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की कद्दावर नेता और देश की दीदी ममता बनर्जी, जो इस वक्त चोटिल हैं। सिर और नाक पर गंभीर चोट आई है, लेकिन उनकी ये हालत सवाल खड़े कर रही है कि आखिर चुनाव से पहले ममता बनर्जी कैसे घायल हुई, सिर और नाक पर चोट कैसे लगी, ममता को धक्का लगा या फिर किसी ने धोखा दिया। गुरुवार शाम को देश में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ममता बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई। ममता बनर्जी अपने कालीघाट वाले आवास पर थीं जब उन्हें चोट लगी। अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सिर पर 3 और नाक पर 1 टांके लगाए गए। ममता की चोट को लेकर अलग अलग बयान सामने आने लगे। किसी ने दावा किया कि दीदी खुद से गिरी, किसी ने साजिश की आशंका जाहिर की, लेकिन इस बीच एसएसकेएम के डायरेक्टर के बयान ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। डॉक्टर मणिमय बंदोपाध्याय ने कहा, ममता बनर्जी को चोट उनको पीछे से धक्का लगने की वजह से हुई। With a history of fall within the vicinity of her home due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose, which was bleeding profusely. ममता बनर्जी को जिस वक्त चोट लगी वो अपने कालीघाट वाले आवास पर थीं, जहां सुरक्षा चाक चौबंद होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, सीएम ममता बनर्जी को धक्का किसने दिया? उनके अपने घर में उनको किसने धक्का दिया? अगर किसी ने धक्का दिया तो क्या किसी ने देखा नहीं? घटना के वक्त सुरक्षा गार्ड कहां थे? सीएम सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे? ममता बनर्जी जिनके पास Z+ सुरक्षा है, ऐसी सुरक्षा जो अभेद किला होती है, फिर भी ममता के जख्मी होने पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 2 बड़े चुनावों में वो चोटिल रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। एक बार फिर से ममता घायल हैं और लोकसभा चुनाव की घंटी बजने ही वाली है। अब बड़ा सवाल ये है कि ममता का घायल होना कोई संयोग है या फिर प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त बूथ अभियान की शुरुआत यहां बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। कांग्रेस के कई ऐसे दर्जनों विधायक हैं जो अब छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्यों भगदड़ की स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह सिलसिला बीते 2 महीने से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रोज ही कांग्रेस के नेता बीजेपी की सदस्यता लेते नजर आते हैं। वहीं जबलपुर और इंदौर के कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की उपस्थिति में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब इस आंकड़े पर नजर डालिए। जनवरी महीने से अब तक लगभग 5000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक वर्तमान महापौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सांसद, 10 पूर्व विधायक, 14 पूर्व और वर्तमान जिलाध्यक्ष सहित 500 से ज्यादा कांग्रेस पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शामिल होने वाले बड़े नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद गजेंद्र राजू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कई पार्षद, जिनमें से कई कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से शामिल हुए हैं। आज भी बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी से आज हर कोई प्रभावित है। कांग्रेस ने जो राम का अपमान किया है, उससे निराश कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थाम रखे हैं। कांग्रेस से घुटन महसूस करते हुए अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भगवान राम के एक संवेदनशील मसले पर जो निमंत्रण ठुकराया था, और अनेक कारणों के कारण से कांग्रेस लगातार खाली हो रही है। और हम सब आने वाले सारे मित्रों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बताया कि सिर्फ 5000 नहीं बल्कि लाखों कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का अभियान है मोदी युक्त बूथ और कांग्रेस मुक्त बूथ। यह अभियान तेजी से जारी है। 5000 से ज्यादा तो नेता आ गए, लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस बूथ
कांग्रेस मुक्त तो बनेगी ही, लेकिन मोदी युक्त बूथ बन रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने 64,523 बूथों को, हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और इसका अभियान हमने बूथ विजय अभियान कल से शुरुआत की है। हालांकि लगातार कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने से नए बने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इन आंकड़ों को सही नहीं ठहराया। उनका कहना है कि 80% जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हें तो पहले की कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है। जो चले गए उनका धन्यवाद। जिन लोगों को हमने बाहर निकाल दिया था चुनाव के अनुशासनहीनता के लिए, 80% लोग वो ही बीजेपी में गए। तो जिन लोगों को जो गए उनको धन्यवाद। आज से करीब 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी। अब लगता है धीरे धीरे बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखना दिलचस्प होगा इसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।